नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नक्षत्र एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं CET 10+2 के तीसरे पेपर की ओर। हमारा यूनिट थर्ड का आज पेपर है और यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है वो है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? ए 1 लाख से अधिक, बी 2 लाख से अधिक, सी 5 लाख से अधिक और डी 4 लाख से अधिक। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है सी 5 लाख से अधिक। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम मुख्य महिला सचिव कौन थी? ए श्रीमती कुशल सिंह, बी श्रीमती उषा शर्मा, श्रीमती मीनाक्षी आहूजा और डी श्रीमती कृष्णा भटनागर। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है ए श्रीमती कुशल सिंह। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी समता का अधिकार। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर के मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व और डी मूल कर्तव्य। तो हमारा इसका सही जो उत्तर होगा वो है ए प्रस्तावना। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? किसने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी केटी शाह और डी के संतानम। तो हमारा जिसका सही जो उत्तर होगा वो है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया? यानी कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से बाहर कर दिया गया? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी संपत्ति का अधिकार। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? प्रश्न से ध्यान से देखें एक बार। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? ए 10%, बी 15%, सी 20% और डी 25%। तो हमारा जिसका सही उत्तर हो रहा होगा वो है बी 15%। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ए अनुच्छेद 155, बी अनुच्छेद 156, सी अनुच्छेद 154 या फिर डी अनुच्छेद 158। तो हमारा इसका सही जो उत्तर होगा वो है ए अनुच्छेद 155। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है? ए 27, बी 35, सी 40, डी 50। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है डी 50। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान से अवतरित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान से अवतरित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए सोवियत संघ, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ए सोवियत संघ। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव या फिर डी बी आर अंबेडकर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी बी आर अंबेडकर। अब हम चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक संरचना का भाग माना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक संरचना का भाग माना है। ए बेरुबारीवाद, बी ए के गोपालनवाद, सी प्रिविवर्सवाद और डी केशवानंद भारतीवाद। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है डी केशवानंद भारतीवाद। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 का और डी भाग 5। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी भाग 4। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए यह एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है, बी इसका उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं समस्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, इसका गठन पंचायती राज संस्थान तथा ग्रामीण विकास संस्थान का विलय कर किया जाता है, और डी समस्त वर्णित कथन। तो हमारा जो इसका लास्ट ऑप्शन है वही हमारा उत्तर होगा, यानी कि डी समस्त वर्णित कथन।
राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन रहे हैं? राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन रहे हैं? ए सवाई मान सिंह, बी भूपाल सिंह, सी हुकुम सिंह और डी स्वरूप सिंह। तो हमारा जो उसका सही उत्तर होगा वो है ए सवाई मान सिंह। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? ए 2009, बी 2013, सी 2018 और डी 2021। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए 2009। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। राजस्थान सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। ए राज्यपाल, बी मुख्य सचिव, सी मुख्यमंत्री और डी शासन सचिव। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी मुख्यमंत्री। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ए मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच। मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच। बी किसी जेल को देखना। सी मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना। और डी मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। जब हम पेपर देने जाते हैं तो अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसका उत्तर उसी में ही होता है। अगर हमने प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया तो उत्तर सही दे दिया, और प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा तो उत्तर गलत भी जा सकता है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक बार प्रश्न देखते हैं हम क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ए मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच। बी किसी जेल को देखना। सी मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना। और डी मानव अधिकारों को उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है लास्ट ऑप्शन, यानी कि डी मानव अधिकारों को उल्लंघन करने वालों को सजा देना। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जून 1993 में, जुलाई 1994 में, अगस्त 1995 में और डी सितंबर 1996 में। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी जुलाई 1994 को। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई? अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई? ए 25, बी 34, सी 32 और डी 27। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है बी 34। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए
एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 226, बी अनुच्छेद 228 और सी अनुच्छेद 230 या फिर लास्ट डी अनुच्छेद 231। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है डी अनुच्छेद 231। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निलंबन व बर्खास्तगी के उपबंध दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निलंबन व बर्खास्तगी के उपबंध दिए गए हैं? ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 316, सी अनुच्छेद 317 या फिर डी अनुच्छेद 321। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है अनुच्छेद 317। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राज्य के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित करनी अवरोही क्रम में। नाम दे रखे हमें ए मोहनलाल सुखाड़िया, बी हरिदेव जोशी, सी भैरव सिंह शेखावत और डी अशोक गहलोत। इस अनुसार जो हमें कोड दे रखे हैं उसका आंसर होगा डी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 नवंबर 1947 को, बी 9 दिसंबर 1947 को, सी 9 दिसंबर 1946 को या फिर डी 9 नवंबर 1946 को। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लिखित नहीं है? हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और वो प्रश्न पूछ रहा है निम्न शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लिखित नहीं है? ए आध्यात्मिक उन्नयन, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सी मानववाद और डी ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए आध्यात्मिक उन्नयन। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 25, कौन सा संविधान? 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ए सार्वजनिक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी मानवता और डी सदाचार। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो है सी मानवता। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? ए ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत, ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत, बी ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का 2/3 बहुमत, कितना तिहाई? 2/3, सी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, और डी ग्राम सभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा
वो है सी, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं? ए 7, बी 6, सी 5 और डी 8। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी, यानी कि 6। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नांकित राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? निम्नांकित राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था? ए, पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। बी, ग्राम पंचायतों का संगठन। और सी, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। और डी, कृषि और पशुपालन का संगठन। तो हमारा जिसका सही जो उत्तर होगा वो है सी, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। बी, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। सी, अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। और डी, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारा बी, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? ए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। बी, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996। सी, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999। और डी, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2011। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो हमारा जिसका सही उत्तर होगा वो है बी, यानी कि 4। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई? ए कोटा, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी बीकानेर। तो हमारा इसका सही जो उत्तर होगा वो है बी, यानी कि जोधपुर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचन निकाय। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद और डी संसद। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है ए
ग्राम पंचायत। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। ए, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, बी, राज्यपाल के साथ संबंधों पर, सी, विधानसभा अध्यक्ष के साथ संबंधों पर, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है ए, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। ए, कांता भटनागर 2000 से 2002, सैयद सागिर अहमद 2001 से 2004, प्रकाश चंद टाटिया 2016 से 2019 और एन के जैन 2005 से 2010। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए, कांता भटनागर 2000 से 2002। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन अधिकारी थे। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन अधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए, बी मोहंती, सी, ऑप्शन देखें एक बार, ए, बी मोहंती, बी, अमर सिंह राठौड़, सी, इंद्रजीत खन्ना, और डी, प्रवीण गुप्ता। तो हमारा जिसका सही जो उत्तर होगा वो है ए, बी मोहंती। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रशासनिक सुधार हेतु जी.के. बन्नौत। प्रशासनिक सुधार हेतु जी.के. बन्नौत समिति कब गठित की गई? प्रशासनिक सुधार हेतु जी.के. बन्नौत समिति कब गठित की गई? ए, 1992, बी, 1993, सी, 1994, या फिर डी, 1995। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है ए, 1992। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। ए, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, बी, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, सी, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, और डी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखें। ए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश द्वारा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश द्वारा। बी, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की रीति के ढंग से। और डी, राज्यपाल के आदेश द्वारा, जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसके दिए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी कि राज्य सूचना आयुक्त को हटा देना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन है डी, वही हमारा आंसर होगा। राज्यपाल के आदेश द्वारा, जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसके दिए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी कि राज्य सूचना आयुक्त को हटा देना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ए, 48, बी, 50, सी, 47, और डी, 51 ए। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी, 51 ए। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य सचिव और डी राष्ट्रपति। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है ए राज्यपाल। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो हमारा जो इसका सही उत्तर जो होगा वो है सी, यानी कि राष्ट्रपति। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ए विधानसभा के प्रति, बी लोकसभा के प्रति, सी मुख्यमंत्री के प्रति, डी राज्यपाल के प्रति। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है ए विधानसभा के प्रति। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? ए इसमें 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है। बी यह सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। सी संपत्ति के अर्जन और धारण की स्वतंत्रता को संशोधन द्वारा इसमें से विलोपित किया गया है। और डी इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है बी, यह सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं। ए अनुच्छेद 17 से 51 में, बी अनुच्छेद 36 से 51 में, सी अनुच्छेद 32 से 35 में और डी अनुच्छेद 29 से 30 में। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है बी अनुच्छेद 36 से 51 में। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी कनाडा और डी आयरलैंड। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है ए अमेरिका। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है? अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? ए 1 महीना, बी 6 महीने, सी 6 सप्ताह या फिर डी 2 महीने। तो हमारा जो इसका सही उत्तर रहने वाला है वो है सी 6 सप्ताह। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 24। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 29। एक बार दोबारा पढ़ेंगे हम। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 24।
बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 25 और अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा अनुच्छेद 29। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस कूट के अनुसार इसका जो उत्तर होगा वो है बी। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न और की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है? संविधान के किस अनुच्छेद में गौवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क या फिर अनुच्छेद 49। तो हमारा जो इसका सही जो उत्तर होगा वो है अनुच्छेद 48 यानी कि बी। ये थी हमारे आज का टेस्ट पेपर, थर्ड पेपर। और हम फिर मिलेंगे अगले टेस्ट पेपर में। धन्यवाद।